नमस्कार, आप देख रहे हैं हम टीवी भारत। गोरखपुर उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों से मिले। सीएम ने यहां उपस्थित नागरिकों की समस्याएं ध्यानपूर्वक सुनी और मौके पर मौजूद संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं के शीघ्र समाधान निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि किसी भी जन समस्या का निस्तारण टाल मटोल से नहीं बल्कि तुरंत और संतोषजनक तरीके से होना चाहिए। जनता दर्शन में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और सभी की शिकायतों व प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। फिलहाल गोरखपुर में मुख्यमंत्री लगातार जनसंपर्क और प्रशासन समीक्षा में जुटे हैं। गोरखपुर से है बड़ी खबर। कड़कड़ी ठंड और बढ़ती शीतल लहर के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देर रात गोरखपुर में के रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीएम योगी ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि हर तहसील में आम लोगों के लिए ठहरने, गर्म कपड़ों और अन्य सुविधाओं की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सीएम ने कहा कि ठंड से बचाव के लिए रैन बसेरों में हर जरूरी इंतजाम सुनिश्चित किए जाए ताकि किसी भी ज़रूरतमंद को रात में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। प्रशासन को यह भी निर्देश दिए गए कि शीतल लहर के दौरान राहत कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिलहाल गोरखपुर में ठंड का असर लगातार बढ़ रहा है और प्रशासन सक्रिय मोड में दिखाई दे रहा है। कैसे पकड़ी? चल बोलिए। हमारी आईडी महाराज जी मोहन नीचे करो। महाराज जी किससे कार्यक्रम था महाराज जी? अब शीत लहरी प्रारंभ हो चुकी है। रेन बसेरों में जरूरतमंदों को आश्रय मिल सके और शीत लहरी से नागरिकों को बचाया जा सके। निराश्रित लोगों को शासन की सुविधा का लाभ मिल सके, इस दृष्टि से आज गोरखपुर में 2 रेन बसेरों का निरीक्षण और जो वहाँ पे आश्रय लेने के लिए आए हुए नागरिक हैं उनको कंबल वितरण के कार्यक्रम के साथ में यहाँ पे आज निरीक्षण करने और उन्हें कंबल वितरण का भी कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हुआ है। प्रदेश के अंदर हर तहसील में और हर जनपद में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई गई है कि कोई भी व्यक्ति आश्रयहीन हो उसको आश्रय मिल सके। पटरी पर, फुटपाथ पर, सड़क पर कहीं भी उसको रुकने के लिए मजबूर न होना पड़े, इसके लिए रेन बसेरा और प्रदेश के अंदर हर तहसील स्तर पर यह व्यवस्था की गई है कि पर्याप्त मात्रा में जरूरतमंदों को ऊनी वस्त्र कंबल के रूप में और अन्य ऊनी वस्त्र उन्हें उपलब्ध हो सके, इसके लिए धनराशि उपलब्ध करवाई गई है। नगर निकायों से भी, पंचायतों से भी कहा गया है कि वे पर्याप्त मात्रा में अलाव की व्यवस्था भी रखें, जिससे हर जरूरतमंद भीषण शीतलहरी में जो इस बार की आशंका है उसको ध्यान में रखते हुए शीतलहरी की चपेट में न आने पाए, इसकी व्यवस्था की गई है। आज गोरखपुर में यह निरीक्षण करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ और मुझे प्रसन्नता है कि
नगर निगम ने, प्रशासन ने मिलकर के यहाँ के रेन बसेरों को पहले से ही व्यवस्थित किया हुआ है और इसको और अच्छे ढंग से व्यवस्थित करने का कार्य किया गया, जिसमें महिला पुरुष दोनों यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में है और जरूरतमंदों को कंबल वितरण के कार्यक्रम को भी मैंने यहाँ पे संपन्न किया। मध्य प्रदेश से एक बड़ी राजनीतिक अपडेट। बसपा संगठन द्वारा शुरू की गई अनूठी संवाद व्यवस्था को लेकर मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने आज महत्वपूर्ण बयान दिया है। मंत्री ने कहा है कि इस नई पहल से कार्यकर्ताओं और जनता से सीधा संवाद आसान हुआ है और यह लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने वाला कदम है। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बसपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के प्रति आभार व्यक्त किया है। मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के मुताबिक अब कार्यकर्ताओं को अपनी समस्याएं लेकर मंत्रियों के बंगले या वल्लभ भवन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बसपा प्रदेश कार्यालय को ही संवाद और समाधान का केंद्र बना दिया गया है। सोमवार से शुक्रवार तक प्रतिदिन कार्यकर्ता और आम नागरिक मंत्री से मिलकर अपनी समस्याएं रख सकेंगे। मंत्री ने बताया कि आज उन्होंने कई वरिष्ठ जनों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और तत्काल समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की योजनाओं पर मिलने वाला फीडबैक इन योजनाओं को और अधिक प्रभावी और हितकारी बनाने में मदद करेगा। मंत्री ने भरोसा जताया कि यह अनूठी संवाद व्यवस्था सरकार, संगठन और जनता के बीच एक मजबूत सेतु बनकर उभरेगी और प्रदेश में सुशासन को नई दिशा देगी। इसके आसपास लोगों से हम मिले हैं और जैसे ही इसका प्रचार प्रसार होगा मुझे लगता है ये संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी और अपना निराकरण जब चीजें होती हैं तो स्वाभाविक लोगों का विश्वास बढ़ता है और उनकी अच्छा और कई बार आवेदकों की संख्या कम है, ये इस बात का द्योतक भी रहता है कि सरकार अपने स्तर पर भी समस्याओं का निराकरण कर रही है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, बड़ी संख्या में लगी। हम लोगों ने युक्तिकरण किया है, जहाँ पंचायत का कर्मचारी है, कृषि विभाग का है, दूसरे विभागों का, वहाँ एक शिक्षक भी उसमें समाहित किया गया है। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो अनेक वर्षों में एक बार होते हैं, या चुनाव की ड्यूटी है, SIR है, इस तरह के जो एक आवश्यक सेवा के तहत जो चीजें आती हैं, उससे मुझे लगता है कि इसमें विभाग भी सहयोग करता है और कर्मचारी भी उसमें सहयोग करता है। हमने ये व्यवस्था दे रखी है, कोई बीमार व्यक्ति है, महिला है या किसी को निजी कोई समस्या है तो उसको स्थानीय स्तर पर परिवर्तन के लिए भी बोला गया है। या विषय का कोई शिक्षक है जिसके विषय के शिक्षक को जाने से बच्चे की पढ़ाई में व्यवधान आएगा, तो उसमें भी हम लोगों ने कलेक्टर से कहा है कि इसको बचाकर ही दूसरे किसी व्यक्ति की ड्यूटी वहां लगाई। स्कूलों में हम बात कि बजट तो बड़ा है पर बच्चों की कमी है। देखिए, मैं 2011 से आपको ले जाना चाहता हूँ। 2011 का एनरोलमेंट और 2011 की जनसंख्या, बच्चों के प्रवेश का अनुपात, और 2025 में जब आओगे तो सारी चीजें घटते क्रम में हैं। स्वाभाविक रूप से पूर्व के मुकाबले जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में आंशिक ही सही लेकिन बदलाव आया है। और बच्चे दो तरह से एनरोल होते हैं, पहले शासकीय स्कूल में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में। शासकीय स्कूल में हम पहली क्लास का एनरोलमेंट देखते हैं। अब हमने नर्सरी स्कूल लगभग 5000 से अधिक चालू किए पिछले वर्षों में, तो हमारे यहाँ भी नर्सरी का बच्चा ट्रैक होने लगा। तो ये जनसंख्या का अनुपात देख लो। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में नर्सरी के कारण, शिफ्टिंग के कारण थोड़ा बदलाव हुआ था, लेकिन मुझे बताते हुए खुशी है इस साल गवर्नमेंट स्कूल्स में पहली क्लास का एनरोलमेंट बढ़ा है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में घटा है। हमारा जो हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी लेवल पर है वहां बहुत एक के कहना चाहिए कि अच्छे परसेंटेज में हमारा एनरोलमेंट बढ़ा है। हमारा जो परिणाम है, परीक्षा परिणाम, वो भी हमारा बहुत संतोषप्रद स्थिति में हम उसको लेकर के गए हैं। तो ऐसा नहीं है, चीजें पहले से बेहतर हुई हैं और लगातार प्रयास किया जाए तो परिणाम आते हैं। तो शिक्षा विभाग में भी देखे जा रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में जो एक सहयोग सेल का एक नवाचार कहना चाहिए, हमारे संगठन ने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति से शुरू किया है। उसमें द्वितीय बुधवार महीने का मेरे लिए आवंटित किया गया था। तो 1 बजे के पूर्व कार्यालय आना हुआ और मुझे लगता है बहुत ही एक अच्छा प्रयोग है। हम लोग अपने स्तर पर लोगों से सीधे संपर्क में रहते हैं, संवाद भी करते हैं निवास पर, वल्लभ भवन में, क्षेत्र में, लेकिन एक पूरे प्रदेश से अगर पार्टी का कार्यकर्ता बगैर जानकारी के सीधा आता मुख्यालय आ जाता है, कहाँ जाएं, कैसे जाएं, किससे मिलें, कहाँ से कौन व्यवस्था करेगा, इन सब प्रश्नों का सीधा एक जवाब है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय जाइए, 1 बजे कोई ना कोई मंत्री वहां मिलेगा और जो आवेदन आएंगे वो विभागवार यहाँ से उनकी भेजने की व्यवस्था, उसकी चिंता पार्टी कार्यालय भी उसको एनरोल करेगी और जिस मंत्री की ड्यूटी होगी वो भी करेगा। मुझे लगता है एक अच्छा प्रयोग है और मुझे भी अभी पिछले 1-1.25 घंटे में बैठकर जिन आवेदकों से मिलने का मौका मिला, मुझे भी एक सुखद स्थिति लगी कि ये पार्टी ने बहुत अच्छा निर्णय किया है जो आगे आने वाले समय में आवेदकों की सुविधा के लिए लाभकारी होगा। जो एक सहयोग सेल का एक नवाचार कहना चाहिए, हमारे संगठन ने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति से शुरू किया। उसमें द्वितीय बुधवार महीने का मेरे लिए आवंटित किया गया था। 1 बजे के पूर्व कार्यालय आना हुआ और मुझे लगता है बहुत ही एक अच्छा प्रयोग है। हम लोग अपने स्तर पर लोगों से सीधे संपर्क में रहते हैं, संवाद भी करते हैं निवास पर, वल्लभ भवन में, क्षेत्र में, लेकिन एक पूरे प्रदेश से अगर पार्टी का कार्यकर्ता बगैर जानकारी के सीधा आता मुख्यालय आ जाता है, कहाँ जाएं, कैसे जाएं, किससे मिलें, कहाँ से कौन व्यवस्था करेगा, इन सब प्रश्नों का सीधा एक जवाब है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय जाइए, 1 बजे कोई ना कोई मंत्री वहां मिलेगा और जो आवेदन आएंगे वो विभागवार यहाँ से उनकी भेजने की व्यवस्था, उसकी चिंता पार्टी कार्यालय भी उसको एनरोल करेगी और जिस मंत्री की ड्यूटी होगी वो भी करेगा। मुझे लगता है एक अच्छा प्रयोग है और मुझे भी अभी पिछले 1-1.25 घंटे में बैठकर जिन आवेदकों से मिलने का मौका मिला, मुझे भी एक सुखद स्थिति लगी कि ये पार्टी ने बहुत अच्छा निर्णय किया है जो आगे आने वाले समय में आवेदकों की सुविधा के लिए लाभकारी होगा। सर कितने आवेदन आ गए? अभी लगभग 25 के आसपास लोगों से हम मिले हैं और जैसे ही इसका प्रचार प्रसार होगा मुझे लगता है ये संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी और अपना निराकरण जब चीज़ें होती हैं तो स्वाभाविक लोगों का विश्वास बढ़ता है और इस अच्छा। और कई बार आवेदकों की संख्या कम है, ये इस बात का द्योतक भी रहता है कि सरकार अपने स्तर पर भी समस्याओं का निराकरण। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर है। बढ़ते सड़क अपराधों पर सख्ती दिखाते हुए अयोध्या नगर थाना पुलिस ने सरेराह गुंडागर्दी और आड़ीबाजी करने वालों के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों आरोपी इंस्टा मार्ट के एक डिलीवरी एजेंट के साथ मारपीट और लूटपाट की कोशिश में शामिल थे। घटना के बाद आरोपी फरार चल रहे थे, लेकिन पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए कम समय में तीनों को एक दबोच लिया और जांच में सामने आया कि आरोपियों ने रास्ते में डिलीवरी बॉय को रोककर गाली गलौज, धमकियां और मारपीट की वारदात को अंजाम दिया और पीड़ित की को शिकायत पर मामला दर्ज किया गया और पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की और मुखबिर की सूचना पर अयोध्या नगर पुलिस ने भानपुर कलारी के पास घेराबंदी कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और तीनों युवकों का आपराधिक रिकॉर्ड भी पहले से मौजूद है, जिसके आधार पर अब उनसे अन्य वारदातों को लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शहर में इस तरह की गुंडागर्दी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई की जारी रहेगी। ये अयोध्या नगर थाना अंतर्गत 3 अक्टूबर का एक घटनाक्रम था, जिसमें जो है 3 लोगों के द्वारा जो है डिलीवरी बॉय के साथ जो अड़ीबाजी करने का जो है मामला सामने आया था
मामले के ऊपर तत्काल पुलिस ने संज्ञान लेके अपराध पंजीबद्ध कर लिया था, जिसके बाद से उन अपराधियों के द्वारा जो है वो वहाँ से फरार हो गए भोपाल छोड़ के। तीनों को हम लोग ने राउंड अप कर लिया है और उनके विरुद्ध जो है आगे जो है कार्रवाई किया जाएगा। एक आरोपी जो है उसमें 3 आरोपी है। पहला आरोपी है, इन सभी तीनों आरोपियों का पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। एक 5वीं पास है, ड्राइवरी का काम करता है। इसके विरुद्ध जो है 4 अपराध पंजीबद्ध है पूर्व में। इसका नाम शुभम है। एक है राजकुमार, इनके विरुद्ध 2 अपराध पूर्व से पंजीबद्ध है। 6वीं पास है और रंगाई पुताई का काम करता है। और एक है राजेश पटेल, ये 5वीं पास है। इसमें बिल्डिंग में जो है मजदूरी का काम करते हैं। इनके विरुद्ध 2 अपराध पूर्व में पंजीबद्ध। के अंदर इन लोगों ने किसी को लूटा भी था। ये इनके द्वारा जो है उसको जो है एक भय दिखा के जो है प्रयास किया गया था। इसके बाद वो वहां से जो है भाग के जब पुलिस के पास पहुंचा था और उसके बयान के आधार पर अपराध पंजीबद्ध किया। मध्य प्रदेश के राजनीति में एक बार फिर कांग्रेस विधायक आरिफ मासूद चर्चा में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा वंदे मातरम न गाने वालों की सूची का उल्लेख किए जाने के बाद आरिफ मासूद का नाम सामने आने पर विधायक ने खोलकर प्रतिक्रिया दी है। मासूद ने कहा कि देश के जिन वास्तविक समस्याओं से जूझ रहा है, फ्लाइट संचालन में अव्यवस्था, किसानों को खाद की कमी, युवाओं में बेरोजगारी, उनके बीच संसद में कौन वंदे मातरम गाता है और कौन नहीं, जैसे मुद्दे पर चर्चा होना चिंता का विषय है। विधायक आरिफ मासूद ने यह भी साफ किया कि वे वंदे मातरम का विरोध नहीं करते, बल्कि इसे गाने में असमर्थ है। उन्होंने आरोप लगाया कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। मसूद ने तीखे शब्दों में कहा कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान जो लोग संघर्ष में शामिल नहीं थे, वही आज राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। बसपा नेताओं ने इससे राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के सम्मान से जोड़ते हुए सवाल उठाए हैं, जबकि कांग्रेस इससे जन समस्याओं से ध्यान हटाने की कोशिश बता रही है। किसान को खाद नहीं मिल रहा, नौजवान तो शुरू दिन से रो ही रहा है रोजगार को, लेकिन देश की बड़ी संसद में चर्चा होगी एक गान को लेकर। अफसोस की बात है, चिंता की बात है। भाई आपका भी नाम यहाँ पर लिया है और सूची में नाम बता रहे हैं कि आपने इसका विरोध किया। और भी कई नाम है। बिल्कुल, मैंने ये कहा कि नहीं, विरोध नहीं किया। मैंने कहा कि मैं इसको नहीं गा पाऊंगा। तो गलत क्या कहा? क्योंकि वो लोग कहना है आज गान की बात, वो अच्छा सदन में हंसी की बात आ रही है, वो वंदे मातरम की बात कर रहे हैं जो आज़ादी की लड़ाई में थे ही नहीं। न तिरंगा हाथ में था, न वंदे मातरम इनके मुंह पे था। ये तो अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, तो इतिहास है इनका, माफी मांग रहे थे। हम लोग तिरंगा हाथ में लिए थे, हमारे पूर्वज हाथ में लिए थे, हम लोग गोलियां खा रहे थे। तो इनको तो अधिकार भी नहीं है इस बात पे बात करने का, तो मजाक बना रहा है। भाई लगता है कि आपको इतने मुद्दे होने के बाद सिर्फ एक को लेकर बातचीत कर लेना है? मैंने कहा ना कि ये कोई बात ही नहीं है, केवल एक हाउस का और जनता का पैसे का दुरुपयोग है, इसके अलावा। उत्तर प्रदेश सचिवालय प्रशासन के एक आदेश ने आज कर्मचारियों के बीच काफ़ी हलचल मचा दी है। दरअसल 8 विशेष सचिव के पद बढ़ाए जाने का आदेश जारी होते ही सचिवालय में कहीं खुशी तो कहीं नाराजगी देखने को मिल रही है। नाराजगी की बड़ी वजह यह है कि चिन्ह कांड की प्रक्रिया धीरे होने के चलते कई अधिकारियों के रिटायर्ड होने का समय आ गया है और ऐसे में उन्हें प्रमोशन का लाभ मिल नहीं पाएगा। इसी मुद्दे को लेकर समीक्षा अधिकारियों में असंतोष बढ़ रहा है। समीक्षा अधिकारी संतोष कुमार ने हॉर्नबिल टीवी से बातचीत में कहा कि उनका विभाग सरकार और प्रदेश के विकास में लगातार योगदान देता आ रहा है, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है कि समय पर प्रमोशन देकर इस समस्या को दूर किया जाए। संतोष कुमार साहू, सचिवालय संघ का प्रवक्ता हूँ। क्या मांगे, क्या कहना चाह रहे हैं आप? हमारे सचिवालय की सिर्फ और सिर्फ एक मांग है
कि समीक्षा अधिकारियों का अनुभाग अधिकारी पे प्रमोशन होने के बाद पूरा सचिवालय खाली हो गया है, सारे अनुभाग समीक्षा अधिकारी विहीन हो गए हैं। तो हमें समीक्षा अधिकारियों की तत्काल आवश्यकता है जो शासन से कंधा मिलाकर के हमारे प्रदेश सरकार की नीतियों को लागू करने में पूर्ण सहयोग करें और शासनादेश वगैरह निर्गत करें। लेकिन जो अभी अनुभाग अधिकारी पे प्रमोशन पा गए हैं, उनके प्रमोशन के बाद पूरा सचिवालय, हर अनुभाग समीक्षा अधिकारियों से विहीन हो गया है। तो हमारे एआरओ पद पे कार्यरत जो भी सचिवालय कर्मी हैं, वो बेचारे इतना असहाय हैं कि पद रिक्त होते हुए भी समीक्षा अधिकारी के पद पे प्रमोट नहीं हो पा रहे हैं। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि सहायक समीक्षा अधिकारी का हमारा जो संवर्ग है, जिनकी सेवा 5 वर्ष हो चुकी है और वो एकदम तैयार हैं और पूरी तरह से समीक्षा अधिकारी का कार्य कर रहे हैं, तो शिथिलीकरण किया जाए। समीक्षा अधिकारी के पदों पर प्रमोशन हेतु सरकार शासन को शिथिलीकरण करना होगा, ताकि सचिवालय में जो समीक्षा अधिकारियों का अकाल पड़ गया है, समस्या हो गई है, तो ये सहायक समीक्षा अधिकारी जो पूरी तरह से ट्रेंड हैं, जो समीक्षा अधिकारी का कार्य कर रहे हैं, बिना समीक्षा अधिकारी के वेतन के कार्य कर रहे हैं, जो बेचारे 4600 पे काम कर रहे हैं ग्रेड पे 4800 पे नहीं और 4800 का काम कर रहे हैं, तो इस तरह से सचिवालय शासन को कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती है। तो हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन, अनुरोध, आग्रह है कि तत्काल, हम लोग पूर्व में भी पत्र संजय प्रसाद सर को, जो हमारे मुखिया के सेनापति हैं, उनको भी दे चुके हैं और इसमें कोई विधिक अड़चन नहीं है। और हमारे उच्चाधिकारियों ने, आईएएस अधिकारियों ने, चीफ सेक्रेटरी ने, प्रमुख सचिव ने, एसीडी प्रमुख सचिव ने हम लोग को आश्वस्त किया था कि मैं तत्काल सहायक समीक्षा अधिकारियों को प्रमोशन करूंगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया। मैं यही सचिवालय कर्मियों की नाराजगी सिर्फ देर से आए आदेश तक सीमित नहीं है। जानकारी के अनुसार 8 विशेष सचिव पद बढ़ाने का प्रस्ताव 5 मई की कैबिनेट बैठक में ही मंजूर हो गया था, लेकिन आदेश कई महीनों बाद दिसंबर में जारी हुआ। अब चिन्हांकन की प्रक्रिया में ही काफ़ी वक्त लग सकता है, जिससे कई कर्मचारियों के रिटायरमेंट की तारीख और करीब आ रही है। इसी को लेकर सचिवालय संघ ने नाराजगी जताई है और सचिवालय संघ के अध्यक्ष अर्जुन देव भारती ने हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत में कहा कि चिन्हांकन का प्रक्रिया को छोड़कर सीधे बढ़े हुए पदों का लाभ दिया जाए। साथ ही उन्होंने मांग की है कि सहायक समीक्षा अधिकारी मामले में चयन वर्ष में छूट देकर पदोन्नति सुनिश्चित की जाए। और अर्जुन देव भारती ने बताया कि अपनी सभी मांगों को लेकर वे जल्द ही प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद से मुलाकात करेंगे। भर्ती प्रक्रियाओं, पदोन्नति देरी और संरचना से संबंधित कई अन्य मुद्दों पर भी उन्होंने विस्तृत चर्चा की। उत्तर प्रदेश सचिवालय में 8 पद विशेष सचिव के बढ़ाए गए हैं, लेकिन इसको लेकर उत्तर प्रदेश सचिवालय संघ के जो अध्यक्ष हैं काफ़ी नाराज हैं। आदेश जारी हो गया, लेकिन इसका लाभ जो है वो मिल नहीं पा रहा। हम बात करेंगे अर्जुन देव भारती जी से, जो उत्तर प्रदेश सचिवालय संघ के अध्यक्ष हैं। सर, ये 8 पद जो बढ़ाए गए हैं, आदेश भी जारी हो गया है, लेकिन इसको लेकर नाराजगी है। किस बात की नाराजगी है और क्या है मामला? देखिए, हमारी पहली नाराजगी तो थी कि ये आदेश बहुत विलंब से जारी हुआ। 6 मई को कैबिनेट हुई थी, आदेश मई में ही जारी हो जाने चाहिए थे, 2 या 4 दिन बाद। ये आदेश 5 दिसंबर को जारी हुए। अब 5 दिसंबर को आज 10 दिसंबर हो गई है। आज तक जिन लोगों को लाभ मिलना है इन पदों पर प्रमोशन के बाद, उन लोगों को लाभ नहीं दिया जा रहा है। और जबकि आज तक सचिवालय के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि पद बढ़ें और लाभार्थियों को लाभ न दिया जाए। हमारी डिमांड ये है, सचिवालय प्रशासन ने एक नई प्रक्रिया शुरू कर दी है कि पदों को चिन्हांकित करेंगे, किस विभाग में कितने पद हैं। हमारी मांग ये है कि सबसे पहले प्रमोट किया जाए जो लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हैं, सीनियरिटी लिस्ट में हैं, कोई विवाद नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है। पहले उनको 8 पदों का लाभ दिया जाए और वो लाभ नीचे तक सभी को दिया जाए। लेकिन हम अभी आ रहे थे, कुछ लोग अभी बातें कर रहे थे, हमसे भी कहा है कि पद जो बढ़े उसको लेकर। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों देखते रहिए हम टीवी भारत।